हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री भैया। मेरा नाम सौरभ सिंघानिया है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हेलो अरेन्स टॉपिक का रियल वन शॉट आपके क्लास 12 बोर्ड्स के लिए। रियल वन शॉट का मतलब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वो सारा थ्योरी जो 12 बोर्ड्स के लिए रिक्वायर्ड है और साथ में हर थ्योरी के बाद लास्ट 5 इयर्स का पीवाईक्यू को भी डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग शुरू करते हैं हेलो अरेन्स रियल वन शॉट वीडियो। हेलो अरेन्स जो है इसका एक दूसरा नाम भी होता है, इसको बोलते हैं हम लोग अराइल हैलाइड्स। अराइल हैलाइड्स जैसे हेलो अल्केन्स का दूसरा नाम होता है अल्काइल हैलाइड, वैसे ही हेलो अरेन्स का दूसरा नाम होता है अराइल हैलाइड। और इसमें होता क्या है, इसमें बहुत बेसिक सा है, एक बेंजीन रिंग होता है, ठीक है, और उस बेंजीन रिंग में एक हेलोजन लगा हुआ होता है X। अब ये हेलोजन क्या हो सकता है, तो यहां पे X के जगह हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, ये चार हेलोजन में से कुछ भी हो सकता है, जिसमें कि फ्लोरीन का रिएक्शन एज सच सबसे कम रहता है। मेनली क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का यूज हम लोग करते हैं और बेंजीन से डायरेक्ट कनेक्ट रहता है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, अगर बेंजीन रिंग के जस्ट बगल में हेलोजन नहीं अटैच्ड हो, मतलब उसके बगल में जो कार्बन है उस पे हेलोजन लगा हुआ रहे, ठीक है, यहां पर क्या है, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड हेलोजन है, इसको बोलते हैं हम लोग अराइल हैलाइड या फिर हेलो अरेन्स। अगर बेंजीन के बगल में जो कार्बन है उस पे अगर हेलोजन लगा हुआ रहे तो इसको हम लोग कहते हैं बेंजाइल हैलाइड। दिस इज कॉल्ड बेंजाइल हैलाइड। ध्यान रखना, दोनों में अंतर है। अराइल हैलाइड या फिर हेलो अरेन्स या फिर बेंजाइल हैलाइड में डिफरेंस है। बेंजाइल हैलाइड में ये जो हेलोजन का लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस नहीं कर रहा है, जबकि इस केस में, इन केस ऑफ हेलो अरेन्स, ये जो लोन पेयर है हेलोजन पे, ऑब्वियसली यहां पे कोई भी हेलोजन हो चारों में से, यहां पे अगर अटैच है तो उस पर 3 लोन पेयर होता है। ठीक है, तो उस पर जो लोन पेयर है वो इस रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है, रेजोनेंस कर रहा है। देखिए रेजोनेंस दिखेगा आपको, ये लोन पेयर इस तरफ, ये पाई बॉन्ड इस तरफ टूटेगा एंड सो ऑन, आगे भी रेजोनेंस चलेगा। तो दोनों में अंतर समझ लेना, बेंजाइल हैलाइड और अराइल हैलाइड में, अराइल हैलाइड या हेलो अरेन्स में हेलोजन पे जो लोन पेयर है वो रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है, रेजोनेंस में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। पहला टॉपिक है आईयूपीएसी टॉपिक का सीक्वेंस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। आईयूपीएसी बहुत सिंपल सा है, इसका बहुत ज़्यादा डिटेल्स में हम लोग को जाना नहीं है और कोई फंक्शनल ग्रुप लगाना नहीं है, सिर्फ इसमें फंक्शनल ग्रुप के नाम पे हेलोजन रहेगा। ठीक है, तो बेंजीन पे अगर सीएल लगा हुआ है Cl, तो Cl का प्रीफिक्स हम लोग यूज करते हैं क्लोरो और इसका वर्ड रूट क्या हो जाएगा, बेंजीन, तो इसका नाम हो गया क्लोरोबेंजीन। हम एक दो एग्जाम्पल आप लोग को बता देते हैं, फिर सीधे पीवाईक्यू देखेंगे। आईयूपीएससी का बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ है, 2-3 सवाल आप लोग को मिलेगा, बहुत इजी है। ठीक है, आराम से बनेगा एग्जाम में, कुछ भी बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे Cl के जगह अगर मान लीजिए लग जाता Br, तो हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं, ब्रोमोबेंजीन। आयोडीन लगता तो आयोडोबेंजीन, फ्लोरीन लगता तो फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, अच्छा मान लो अगर यहाँ से 2 आ गया, यहाँ पे क्लोरीन आ गया और यहाँ बगल में ब्रोमीन आ गया। ठीक है, तो अब पहले ये देखो कि इसका प्रीफिक्स होता है ब्रोमो और इसका प्रीफिक्स होता है क्लोरो। ठीक है, एंड बी कम्स बिफोर सी, अल्फाबेटिकली अगर देखा जाए तो बी सी के पहले आएगा, तो इसीलिए हम लोग नंबरिंग भी यहीं से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग करेंगे। और दूसरा क्या है कि नाम भी जब लिखेंगे तो अल्फाबेटिकली लिखते हैं, तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग, 1 पे Br है तो विल राइट 1 ब्रोमो 2 क्लोरो एंड वर्ड रूट इज ऑब्वियसली बेंजीन, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन। ठीक है, ये इसका नाम हो गया। अच्छा ऐसा अगर रहेगा, देखो हेलोजन के अलावा और क्या सब्स्टिट्यूएंट इसमें डाल सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे Br है और मान लीजिए यहाँ पे डाल दिए हम CH3, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे CH3, C2H5, मिथाइल, इथाइल, इस तरह का अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट को आप रिंग में यूज कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम हेलोजन। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो इसका प्रीफिक्स क्या बनता है, ब्रोमो, और इसका प्रीफिक्स क्या बनेगा, मिथाइल। अब इसमें आ रहा है B, इसमें आ रहा है M, और B और M अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा, B पहले आएगा, तो यहां से नंबरिंग करेंगे 1। अब नंबरिंग लेफ्ट से लेके जाएंगे राइट साइड से, ऑब्वियसली राइट साइड से लेकर जाएंगे बिकॉज CH3 को हमको कम लोअर नंबर प्रोवाइड करना है, लेफ्ट साइड से जाएंगे तो उसको हायर नंबर प्रोवाइड हो जाएगा, है ना। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, 3 पे मिथाइल है, 1 पे ब्रोमो है, B कम्स बिफोर M, तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल
बेंजीन, बेंजीन। ठीक है, बहुत बेसिक सा है कि आपके हेलोजन रहेगा या फिर आपके पास मिथाइल रहेगा, सॉरी अल्काइल रहेगा। ठीक है, हम एक सब्स्टिट्यूएंट का संख्या एक और बढ़ाए थे, 2 सब्स्टिट्यूएंट तक था। मैक्स जो आपसे पूछेगा एग्जाम में वो 3 सब्स्टिट्यूएंट वाला होगा। ठीक है, तो देखो यहां पे मान लो हम लिख दिए Br, इस जगह पे हम लिख दिए CH3 और यहां पे हम लिख दिए Cl। ठीक है, ऐसा कर दिए। देखिए तो इसमें क्या होने वाला है, फिर से ये तीनों में देखो बी, ब्रोमो, क्लोरो एंड मिथाइल। तो सबसे पहले इसको नंबरिंग देंगे हम लोग, तो 1 इसको दे दिए। अब जैसे इसको 1 दे दिए, हम लेफ्ट से अगला नंबरिंग करेंगे, राइट से अगला नंबरिंग करेंगे। तो ऑब्वियसली लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे तो हमको क्लोरो को 3rd देना होगा, राइट से नंबरिंग करेंगे तो मिथाइल को 3rd देना होगा, है ना। एंड C कम्स बिफोर M, तो हम नंबरिंग लेफ्ट साइड से करेंगे 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, अब मेरे को नाम लिखना है तो ऑब्वियसली 1 पे आई विल राइट ब्रोमो, 3 पे क्लोरो एकदम अल्फाबेटिकली, और 5 पे मिथाइल, और लास्ट में बेंजीन। ये इसका नाम हो गया। ठीक है, देख लो एक क्वेश्चन, 2 सब्स्टिट्यूएंट है, क्लोरीन लगा हुआ है और मिथाइल लगा हुआ है। तो ऑब्वियसली हम लोग नंबरिंग क्लोरीन से करेंगे, बिकॉज क्लोरीन का C पहले आता है, मिथाइल का M बाद में आता है। इसका नाम भी लिखेंगे 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट, 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन आ गया। फिर यहाँ पे देखो Br लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है, नंबरिंग यहां से करेंगे 1, 2, 3, 4। नाम क्या हो जाएगा इसका, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो बेंजीन। ठीक है, ये इसका नाम हो गया। तो 2 सब्स्टिट्यूएंट का एग्जाम में सवाल पूछा हुआ है, और हम लोग 3 सब्स्टिट्यूएंट का भी देख लिए कि किस तरीके से। कुछ डाउट अगर किसी को हो, किसी केस में कुछ कंफ्यूजन हो, आपका आंसर कुछ और आ रहा हो, मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है उससे अलग, तो आप कमेंट सेक्शन का यूज करके बताइए मेरे को वहां पे कहाँ पे डाउट है, हम उसमें रिप्लाई करेंगे आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे हेलो अरीन्स का या फिर अराइल हैलाइड्स का। पहला फिजिकल प्रॉपर्टी डाइपोल मोमेंट। आप लोग को हम पहले बताते हैं कि हम लोग को जो फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है बेसिकली कंपैरिजन किस में करना है। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, जैसे यहां पर एग्जांपल हम लेते हैं ये वाला। जैसा एग्जाम में सवाल पूछता है ना, उसके अकॉर्डिंग हम आप लोग को थ्योरी भी पढ़ा रहे हैं कि एग्जाम में सवाल क्या क्या पॉसिबिलिटीज है पूछने का। जैसे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है तो हमें थोड़ा कंपेयर करके आपको दिखा रहे हैं। दिस कंपाउंड इज व्हाट, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। यहां पे कोई बेंजीन रिंग नहीं है, एंड दिस इज क्लोरोबेंजीन। अब इन दोनों में डाइपोल मोमेंट कंपेयर करने के लिए बोलेगा, है ना। डाइपोल मोमेंट एक्चुअली क्या होता है, तो डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर विच इज इक्वल्स टू Q इंटू डी। Q हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से चार्ज सेपरेशन। जैसे यहां पे कार्बन है, यहां पे क्लोरीन है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएगा, है ना। और इस केस में यहां पे क्लोरीन, यहां भी वही है, कार्बन है, क्लोरीन है, और यहां भी Cl के तरफ वो थोड़ा सा शिफ्ट कर जाएगा शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये Q हो गया कि चार्ज सेपरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और ये D हो गया बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो ये तो खैर फॉर्मूला हो गया। हम लोग कंपैरिजन कैसे करते हैं वो देखना। जैसे यहां देखो, ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, अब आप लोग को ऐसी जानकारी हम देते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये हम लोग को रीजन सब में लिखना पड़ेगा ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉर्मली तो आप लोग को ट्रेंड पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कि अलोंग अ पीरियड लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, अलोंग अ ग्रुप ऊपर से नीचे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है। ठीक है, बट अगर एटम सेम हो, हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग हो, तो sp हाइब्रिडाइजेशन वाले का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, sp2 वाले का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे कम होता है, और sp3 वाले का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होता है। ठीक है, ये ऑर्डर होता है। तो अब यहां देखो, ये कार्बन sp3 है और ये कार्बन sp2 है। वैसे भी अल्कीन वाला कार्बन sp2 होता है और अल्केन वाला कार्बन sp3। तो sp3 sp2 आप लोग को मिल गया। क्लोरीन यहां पे सेम है। ठीक है, तो अब आप लोग बताइए सोच करके कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस होगा कि इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस होगा। बहुत बेसिक है, समझाते हैं। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन एंड दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, मान लो। ठीक है, अब ये है मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन sp3 वाला, तो sp2 वाला का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 से तो ऊपर होगा, सो दिस विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ
sp2 वाला कार्बन, ठीक है। तो अब देखो डिफरेंस ज्यादा किसमें, sp3 वाले कार्बन में दोनों में डिफरेंस ज्यादा, ये क्लोरीन है, दोनों में डिफरेंस ज्यादा है कि sp2 वाले में ज्यादा है। तो आपको देखा sp3 वाले में सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है और sp2 वाले में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है, ठीक है। तो इसलिए इस केस में क्लोरीन और इस कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, इस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है। इसलिए इन दोनों में अगर डाइपोल मोमेंट का कंपैरिजन करें तो इस पहले वाले का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, ठीक है। ये सवाल एक बार आया हुआ भी है पीवाईक्यू में, आगे हम लोग देखेंगे भी, तो रीजन क्लियर होना चाहिए। आपको एक्सप्लेन करना है प्रॉपरली कि ये sp2 है, ये sp3 है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस ऑर्डर को फॉलो करता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन दिस केस इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इन दिस केस बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन। और जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा रहता है उस केस में आपका ये जो Q का वैल्यू है, Q इज चार्ज सेपरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है, वो ज्यादा हो जाएगा और वो ज्यादा होगा और डाइपोलमेंट ज्यादा होगा, ठीक है। एक नंबर का सवाल होगा, यहां पर खेल खत्म। अगर मान लीजिए 2 नंबर का सवाल है तो एक और पॉइंट आप लोग को बताए थे ताकि आपका फुल मार्क्स इंश्योर हो जाए। यहां पे सेकंड वाले केस में आप ध्यान से देखो तो क्लोरीन का लोन पेयर रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में, आप लोग को हम पहले बता भी चुके हैं कि हेलो अरेन्स वाले केस में यहां पर देखो रेजोनेंस है, दिख रहा होगा, ठीक है। क्लोरीन का लोन पेयर रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है, रेजोनेंस में। जैसे ही रेजोनेंस हुआ ये कार्बन और इस क्लोरीन के बीच में एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। टर्म सब याद रखना है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर अपीयर्स बिटवीन दिस कार्बन क्लोरीन, सबको नोट डाउन करते चलो। डबल बॉन्ड कैरेक्टर अपीयर्स बिटवीन दिस कार्बन एंड क्लोरीन ड्यू टू रेजोनेंस, एज अ रिजल्ट दिस बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। हम लोगों को तो पता है सिंगल बॉन्ड सबसे लंबा होता है, डबल बॉन्ड उससे छोटा होता है, ट्रिपल बॉन्ड और छोटा होता है। तो अगर यहां पे एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है मतलब कि उसका बॉन्ड लेंथ कम हो गया। अब बॉन्ड लेंथ कम होने का मतलब है कि ये डी क्या है, डी दिस बॉन्ड लेंथ, दिस डी इज व्हाट, दिस डी इज बॉन्ड लेंथ। तो ये बॉन्ड लेंथ भी तो कम हो गया इस केस में, हेलो अरीन वाले केस में। तो बॉन्ड लेंथ कम होने की वजह से इसका डाइपोलमेंट और कम हो गया, ठीक है। तो दोनों रीजन क्लियर होना चाहिए, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस में ज्यादा है तो Q इसमें ज्यादा हो गया, और दूसरा रेजोनेंस के वजह से यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया तो उसमें बॉन्ड लेंथ छोटा हो गया तो डाइपोलमेंट और कम हो गया, ठीक है। एक नंबर का सवाल आएगा एक रीजन लिखेंगे, 2 नंबर का सवाल आएगा 2 रीजन लिखेंगे, बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन करके आप इसको लिख सकते हैं। तो पहला डाइपोलमेंट का चक्कर ये वाला हो गया कि बिना बेंजीन रिंग के लगा हुआ रहेगा हेलोजन और बेंजीन रिंग के साथ रहेगा, तो बिना बेंजीन रिंग वाले में डाइपोलमेंट ज्यादा होगा, ठीक है। अब इसको जरा एक बार देखो, जैसे ये एक सवाल है, ऐसे गोल लिख दिया, वही बेंजीन रिंग है, यहां पे एक Cl, यहां पे एक Cl। इस कंपाउंड का नाम होता है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है, इनकेस आप लोग जानते भी होंगे। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ये अगल बगल वाले पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, इस पर खूब सवाल पूछता है एग्जाम में, ठीक है। और एक कार्बन छोड़ के अगर हम लोग लिख दें, यहां पे अगर Cl लिखे और यहां पे एक Cl लिख दिए, नाउ दिस इज मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या कहलाता है, मेटा पोजीशन कहलाता है, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज, यहां पे एक Cl है और यहां पे एक Cl है, एंड दिस इज पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, है ना, ये वाला हो गया। तो इन तीनों में ना डाइपोलमेंट कंपेयर करने के लिए बहुत फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछेगा। यहां देखिए कार्बन और क्लोरीन डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, फिर यहां पे कार्बन और क्लोरीन डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, ठीक है। और डाइपोल मोमेंट क्या है बाबू, एक वेक्टर है। तो यहां पर देखो ये 2 वेक्टर है, एक इस दिशा में एक इस दिशा में, तो ये ऐड हो रहा है। एंगल इस दोनों के बीच में कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ ऐड हो रहा है बिकॉज सेम डायरेक्शन में। इसका रिजॉल्व करेंगे इसको वर्टिकल में तो ये दोनों बढ़ाएगा एक दूसरे को, काटेगा कम। यहां पर देखिए ये वाला डाइपोल ऐसे ऊपर है और यहां पर जो डाइपोल है वो इधर है, और इस बार ये वाला एंगल कितना है, 120 डिग्री, 120 डिग्री, ठीक है। डाइपोल मोमेंट, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकालना आप लोग फिजिक्स के वेक्टर्स पे पढ़े कि ये वाला डाइपोल मोमेंट का स्क्वायर प्लस ये वाला डाइपोल मोमेंट का स्क्वायर प्लस 2 प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 डाइपोल मोमेंट कॉस ऑफ दिस एंगल। तो कॉस 60 डिग्री एक पॉजिटिव वैल्यू है और कॉस 120 डिग्री एक नेगेटिव वैल्यू है। तो आप लोग ऐसे भी दिख रहा होगा कि ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर एक दूसरे को
बेसिकली एड ऑन नहीं कर रहा है बल्कि कुछ काट देगा उसमें, बिकॉज जब इसको रिजॉल्व करेंगे आप, एक वर्टिकल कंपोनेंट इसका नीचे की तरफ आएगा जो ऊपर वाले को थोड़ा कैंसिल आउट करेगा, ठीक है। तीसरा वाले केस में ये डायपोल मोमेंट ऐसे ऊपर की तरफ और ये डायपोल मोमेंट ऐसे वर्टिकली नीचे की तरफ दिख रहा होगा आप लोग को, तो ये तो वेक्टर एडिशन में पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस हैज डायपोल मोमेंट इक्वल टू जीरो। डायपोल मोमेंट इक्वल टू जीरो का मतलब ये वाला मॉलिक्यूल क्या कहलाता है, नॉन पोलर। जिसका डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा वो मॉलिक्यूल हो जाएगा नॉन पोलर। ये दोनों मॉलिक्यूल है तो पोलर, लेकिन अगर डायपोल मोमेंट कंपेयर करने का बारी आए, दैट यू हैव टू कंपेयर डायपोल मोमेंट, तो उसमें ऑर्डर ये हो जाएगा, बिकॉज पहले वाले में डायपोल मोमेंट वेक्टर्स ऐड हो रहा है, दूसरे वाले केस में कुछ काट रहा है, तीसरे वाले केस में पूरा ही काट दिया। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट जो आप याद रखेंगे। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन सबसे ज्यादा, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन उससे कम, और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन जो है उसका डायपोल मोमेंट उससे कम, ठीक है। इसका बहुत बढ़िया एक एप्लीकेशन है जो यहाँ पे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट पे पढ़ेंगे। देखिए, जैसे बॉइलिंग पॉइंट में हमें सवाल पूछेगा कि ये हो गया आपका ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, इसका रीजन भी बताएंगे आप लोगों को एग्जाम में क्या लिखना है रीजनिंग क्वेश्चन में। दिस वन इज मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, और तीसरा वाला हो गया पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। ध्यान देना, जो ऑर्डर डाइपोल मोमेंट का होता है जो अभी जस्ट हम लोग पढ़े, एग्जैक्टली वही ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट का भी होगा। बॉइलिंग पॉइंट फॉलोज द सेम ऑर्डर एज दैट ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है। एंड द रीजन बिहाइंड इट इज कि जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, जैसे इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो रहा है, तो इसमें वैन वाल फोर्स ज्यादा मजबूत होगा, ठीक है। प्रॉपरली आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, strength of van der Waals forces increases with increase in the magnitude of dipole moment। ये एक लाइन लिखी दी आप एग्जाम में। अब जैसे जैसे वैन डर वाल फोर्स मजबूत होता है, वैन डर वाल फोर्स क्या होता है, वैन डर वाल फोर्स होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि दो मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज कॉल्ड वैन डर वाल फोर्स, ठीक है। तो अब अगर मान लो कि दो मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड एकदम तगड़ा हो गया, वैन डर वाल फोर्स तगड़ा हो गया, तो व्हेन यू आर गोइंग टू बॉयल दैट लिक्विड, आप उसको जब उबालेंगे, गर्म करेंगे, तो उबालने का मतलब क्या होता है, वो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो टूटेगा। जितना आसानी से वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स टूट गया उतना बॉइलिंग पॉइंट कम है, और जितना जोरदार वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, जितना वैन डर वाल फोर्स तगड़ा है, उतना टूटने के लिए आपको ज्यादा उसको गर्म करना पड़ेगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया। तो जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा उसका वैन डर वाल फोर्स ज्यादा, ठीक है। और जिसका वैन डर वाल फोर्स ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, बिकॉज उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मजबूत हो गया, तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड को तोड़ने में आपको ज्यादा तापमान, ज्यादा टेम्परेचर तक उसको गर्म करना पड़ेगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। डाइपोल मोमेंट के अकॉर्डिंग इसको हम लोग बढ़ाएंगे आगे, ठीक है। एक छोटा सा चीज में हम और बताना चाहेंगे आप लोग को कि अगर मान लो एग्जाम में कभी ऐसा पूछ दे कि यू हैव अ क्लोरोबेंजीन, you have a bromobenzene and you have a iodobenzene, और इन तीनों में अगर बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करने के लिए बोल रहा है, अब इसमें डाइपोल मोमेंट पे नहीं फंसेंगे हम लोग, बहुत सिंपल है, मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग इसको हम लोग जज कर लेंगे। ये रहा मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। यहां तो इसलिए कि बिकॉज दीज थ्री आर आइसोमर्स, तो वहां पे मॉलिक्यूलर मास वाला चक्कर नहीं था, सब तीनों का मॉलिक्यूलर मास सेम था। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ये ऑर्डर पहले आप याद रख लो, एग्जाम में अभी तक तो ये वाला पार्ट नहीं पूछा है, अगर पूछ देगा तो ये काम करेंगे कि ये और फ्लोरोबेंजीन बॉटम पे जाएगा, ठीक है। मेनली ये तीनों पे पूछता है क्वेश्चन, तो ये तीन अगर आया एग्जाम में, तो आप या फ्लोरोबेंजीन रहेगा तो फ्लोरोबेंजीन को बॉटम पे डाल देंगे। मतलब बेसिकली एज यू इंक्रीज मॉलिक्यूलर मास, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन वैन डर वाल फोर्स। तो पहले यहां भी वैन डर वाल फोर्स ये रीजन है, यहां भी वैन डर वाल फोर्स ये रीजन है, बट यहां पे वैन डर वाल फोर्स डिपेंडेंट है डाइपोल मोमेंट पे, और यहां पे वैन डर वाल फोर्स डिपेंडेंट है मॉलिक्यूलर मास पे। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे वैन डर वाल फोर्स मजबूत होगा, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट। अगेन मेल्टिंग पॉइंट में आपसे सवाल एग्जाम में पूछेगा, अगेन सेम, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, देन मेटा डाइक्लोरोबेंजीन एंड देन पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। देखो बॉइलिंग पॉइंट जब कंपेयर हम लोग करते हैं ना, तो उसमें सिर्फ हम लोग देखते हैं वही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन जब हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, तो इसमें दो चीज देखते हैं। एक तो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है ही,
जितना मजबूती से बंधा हुआ रहेगा उसमें मेल्ट करने में आपको ज़्यादा जोर से उसको गर्म करना पड़ेगा। और दूसरा होता है मॉलिक्यूल का सिमेट्री। अगर एक मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल समझ गए आप लोग, ठीक है, ओवरऑल एक जैसा दिख रहा है चारों तरफ से, तो अगर वो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, ठीक है, तो वैसे केस में ना उसका पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा होता है। आपको बताते हैं पैकिंग फ्रैक्शन होता क्या है। एक्चुअली मेल्टिंग पॉइंट इज ऑल अबाउट सॉलिड। तो सॉलिड जो आप रखते हैं कहीं पर भी, सॉलिड को तो अपना एक प्रॉपर शेप होता है, तो कहीं भी एक सॉलिड को आप खूब सारे सॉलिड को रखते हैं, मान लो कि एक कमरा में कोना से आप फुटबॉल को रख रहे हैं, तो फुटबॉल को लाइन से सरियाए, फिर उसके बगल में फुटबॉल रखे, उसके ऊपर फुटबॉल रखे, तो बीच बीच में ना खाली स्पेस वॉइड रह जाता है, बिकॉज वो तो क्या बोलते हैं फिक्स्ड शेप का है। अगर वहीं पे कोई लिक्विड रहता तो पूरा स्पेस को ऑक्यूपाई करता, बट क्योंकि वो फिक्स्ड शेप का है तो बीच में खाली रखे, है ना। एक बड़ा सा बॉटल लिए आप, ऐसे बॉटल बोल रहे हैं, उसका कोई एक डब्बा लिया आप और उसमें इतना बड़ा बड़ा स्टोन, ईंटा भरना चालू किया, ठीक है, तो जब ईंटा पूरा ऊपर तक भर जाता है तो फिर भी आपको पता है कि बीच बीच में बहुत सारा वॉइड है, उसमें आप पानी डालेंगे तो बीच में जाकर के वो ऑक्यूपाई करेगा, है ना। तो जो वॉइड रहता है बीच में वो कब होता है, वो सॉलिड वाले केस में, तो लिक्विड गैस में नहीं होता है। तो सॉलिड में जब भी होता है ना, तो मेल्टिंग पॉइंट की हम लोग बात कर रहे होते हैं, तो एक तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो है ही है, साथ में वो जो वॉइड है वो अगर कम है, वॉइड अगर कम है मतलब ज्यादा से ज्यादा स्पेस को वो सॉलिड ऑक्यूपाई किया है, तो उसका ना पैकिंग एफिशिएंसी बहुत हाई है, और जिसका पैकिंग एफिशिएंसी हाई है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, उसको ज्यादा गर्म करना पड़ता है पिघलाने के लिए हम लोग को, ठीक है। और पैकिंग एफिशिएंसी हाई कब होता है, जब वो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो। जितना सिमेट्रिकल होगा उतना पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होगा, जितना अनसिमेट्रिकल होगा, अनसिमेट्रिकल समझ गए, है ना, गोल गोल पत्थर आप लेकर के आएंगे तो ज्यादा जगह, ज्यादा पत्थर उसमें अट जाएगा। लेकिन अगर मान लो ऐसा उबड़ खाबड़ पत्थर लेकर के आए, अनसिमेट्रिकल से लेकर के आए, तो बहुत सारा खाली जगह रह जाएगा उसमें, ठीक है। तो इसमें एक चीज ध्यान दो, जैसे ये ऑर्थो वाला और मेटा वाला में ये दोनों सिमेट्रिकल नहीं है, दिस वन इज सिमेट्रिकल। ये जो है पैरा वाला वो है सिमेट्रिकल। तो इन तीनों में पैरा वाले का मेल्टिंग पॉइंट टॉप पे चला जाता है, ठीक है। जैसे इसको लिख दिए हम A, इसको लिख दिए हम B, और यहां पे अगर मान लो ये है C, तो मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर में C टॉप पे चला जाएगा। C टॉप पे क्यों जाएगा, रीजन क्लियर है, बिकॉज दिस इज सिमेट्रिकल, so its packing efficiency is high, as a result its melting point is high। सब नोट डाउन करते रहो। para dichlorobenzene is symmetrical in nature, symmetrical in shape, so its packing efficiency is high, that's why it has highest melting point of all the three isomers। तो ये तो C टॉप पे चला गया सिमेट्री की वजह से। अब A और B दोनों सिमेट्रिकल नहीं है, तो इन दोनों में वही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वाला चक्कर आ गया, यानी डाइपोल मोमेंट, और इन दोनों में डाइपोल मोमेंट ज्यादा किसका होता है, ऑर्थो वाले का होता है ना। तो C के बाद आ गया A और यहां पे आ गया B। तो ये वाला ऑर्डर पे थोड़ा ध्यान रखना है। C टॉप में होने का रीजन भी क्लियर होना चाहिए, और A और B में वो वाला रीजन नहीं है, A और B में रीजन है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, ठीक है। चलिए इसका PYQ आ गया, बिल्कुल अभी हम लोग पढ़े बिल्कुल रिपीट होगा, वही सारा बात वहीं से PYQ में। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, अभी जस्ट हम लोग पढ़े कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, 2023 में आया था, MCQ का क्वेश्चन था। फिर एक MCQ क्वेश्चन है 21-22 में आया हुआ है, विच द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, अगेन 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, अगेन ड्यू टू सिमेट्री। नेक्स्ट है अरेंज द आइसोमेरिक डाइक्लोरोबेंजीन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, तो जस्ट पढ़ लिए हम लोग, यही है आइसोमेरिक डाइक्लोरोबेंजीन, मतलब कि ऑर्थो, मेटा और पैरा। तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर ये रहा और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये रहा, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ लिए, बिल्कुल रिपीट क्वेश्चन है, सब बार बेस्ट रिपीट होता है सब सवाल, बट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नाउ व्हाई इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन हायर देन पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, बट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर इज हायर देन ऑर्थो आइसोमर, ये भी हम लोग बात कर चुके हैं। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का पैरा डाइक्लोरोबेंजीन के साथ अगर कंपेयर करो आप बॉइलिंग पॉइंट, तो ज्यादा है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का, एंड द रीजन इज डाइपोल मोमेंट। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन से, और जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा उसका वेन डर वाल्स फोर्स ज्यादा, जिसका वेन डर वाल्स फोर्स ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। डन है, इसको लिख लेंगे हम लोग, प्रॉपरली पीछे लिखे भी यहाँ पे। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में पैरा आइसोमर का हाइयर है ऑर्थो आइसोमर से, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है पैकिंग एफिशिएंसी।
पैरा आइसोमर इज मोर सिमेट्रिकल सो हैज हायर पैकिंग एफिशिएंसी, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ऑर्थो आइसोमर से ज्यादा होता है। इसको अपने प्रॉपर पीछे हम लिखवाएं भी आप लोगों को और प्रॉपरली अपने लैंग्वेज में आप लिखेंगे। नेक्स्ट इज अगेन अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर, यू नो द आंसर, सिमेट्री की वजह से। एंड ये 2024 में सवाल पूछा है, डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, ये एकदम शुरू में हम बताए थे। क्लोरोबेंजीन ये हो गया, याद आ जाएगा आप लोग को, हम दो रीजन दिए थे, ये हो गया क्लोरोबेंजीन, और साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड इज दिस वन, ठीक है। तो दो रीजन था, एक तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसलिए ज्यादा हो गया इसका डाइपोल मोमेंट, और ये वाला हो गया ना, ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये वाला हो गया sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस में ज्यादा है, डाइपोल मोमेंट ज्यादा, और दूसरा इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है तो बॉन्ड लेंथ इसका छोटा हो गया, और बॉन्ड लेंथ छोटा होने की वजह से डाइपोल मोमेंट इसका कम हो गया, ठीक है। तो इसे हम लोग देख चुके हैं। अगेन वाइड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन दोज ऑफ ऑर्थो एंड मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, सीबीएसई 2023। आप देख रहे हैं हर साल 23 में पूछा, 24 में पूछा, 25 में पूछा, कितना इंपॉर्टेंट चीज है मेल्टिंग पॉइंट कंपैरिजन, बॉइलिंग पॉइंट कंपैरिजन, तो वही रीजन है, पैकिंग एफिशिएंसी ड्यू टू सिमेट्री, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वी आर डन विथ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोरिन्स, वी आर डन विथ IUPAC ऑफ हेलोरिन्स, नाउ वी विल स्विच टू प्रिपरेशन ऑफ हेलोरिन्स। पहला प्रिपरेशन का तरीका है बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन में करके हम लोग हेलोरिन्स का प्रिपरेशन करते हैं। रिएजेंट थोड़ा याद रखना, जैसे बेंजीन में अगर आप डाल दो Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, ये FeCl3 जो होता है ना, ये कैटलिस्ट होता है इस रिएक्शन का, तो यहां पर फॉर्म कर जाएगा क्लोरोबेंजीन, बेंजीन रिंग, और साथ में यहां पे लग गया Cl, ऐसा हो गया, ठीक है। एग्जैक्टली यहां पे हम लोग अगर क्लोरीन के जगह ब्रोमीन कर दें तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, बेंजीन प्लस Br2 प्लस FeBr3, इट विल फॉर्म ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। ध्यान रखना ये सब इसके रिएक्शन पर बेस्ड एग्जाम में सवाल आपसे नहीं पूछेगा, बिकॉज इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म बेस्ड, इसका जो मैकेनिज्म है वो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। तो ये हो गया, फ्लोरोबेंजीन इस तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से नहीं बनता है, ध्यान रखना, फ्लोरोबेंजीन नहीं बनेगा। तो कोई पूछ सकता है एग्जाम में, रीजनिंग आता है फ्लोरोबेंजीन क्यों नहीं बनेगा, तो फ्लोरोबेंजीन इसलिए नहीं बनता है क्योंकि फ्लोरीन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। यहां पर क्या होता है ना कि ये Cl2 जो है उसके पास, क्लोरीन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, ब्रोमीन के पास भी वेकेंट डी ऑर्बिटल है, आयोडीनेशन भी होगा, भी करेंगे, आयोडीन के पास भी वेकेंट डी ऑर्बिटल है, लेकिन फ्लोरीन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। तो अगर वेकेंट डी नहीं है तो वो इलेक्ट्रोफाइल के जैसा काम नहीं कर सकता, इट कांट एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। इसको रीजन याद रखना, वेकेंट डी नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं करता, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में फ्लोरोबेंजीन नहीं बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है, ब्रोमोबेंजीन बनता है। आयोडोबेंजीन के लिए ध्यान रखना, उसमें आपको कैटलिस्ट नहीं चाहिए, सीधे I2 से रिएक्शन कर दो, बॉन्ड कमजोर होता है तो अपने आप ही टूट जाता है, और यहां पे स्ट्रेट अवे बन जाता है बेंजीन के साथ आयोडीन लगा हुआ आयोडोबेंजीन, और साथ में HI बना, ऑब्वियसली H हटा, एक I बचा हुआ है तो HI निकल गया। अब ये वाला रिएक्शन जो है, ध्यान दो, ये रिएक्शन जो है ये होता है रिवर्सिबल नेचर का, तो इसमें आपको आयोडोबेंजीन का ज्यादा प्रोडक्ट अगर चाहिए, यील्ड ज्यादा चाहिए, ज्यादा अमाउंट चाहिए, यू जस्ट नीड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, इस HI को I2 में कन्वर्ट कर देगा। यहां पे हम लिख दिए OA, OA मींस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आयोडीनेशन के लिए यू डोंट नीड अ कैटलिस्ट, जैसे इसमें FeCl3 और FeBr3 एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है, यू डोंट नीड अ कैटलिस्ट इन केस ऑफ आयोडीनेशन, बट यू नीड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि क्या करेगा, ये जो प्रोडक्ट में HI बन रहा है इसको I2 में कन्वर्ट कर देगा। इससे ना दो फायदा एक साथ होगा हम लोग को, ये जो प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट को हम लोग गायब भी कर दिए, कंज्यूम भी कर लिए, खर्च भी करवा लिए, और साथ में रिएक्टेंट को हम ऐड भी कर दिए। देखो प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट कर दिया तो प्रोडक्ट खत्म भी हुआ और रिएक्टेंट इंक्रीज भी हुआ। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्लास 11 में पढ़े हम लोग कि अगर किसी रिएक्शन का प्रोडक्ट को आप हटा दो या उसका रिएक्टेंट को आप ऐड कर दो तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाता है, याद होगा आप लोगों को। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल कौन सा प्रिंसिपल है, तो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल कहता है
कि अगर किसी रिएक्शन में, किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में आप किसी तरीके से अगर प्रोडक्ट को रिमूव कर सकते हैं या रिएक्टेंट को ऐड कर सकते हैं तो वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा। और यहां पे तो आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डाल करके दोनों काम एक साथ कर रहे हैं, प्रोडक्ट को रिमूव भी कर रहे हैं, रिएक्टेंट को ऐड भी कर रहे हैं, तो इसीलिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। और ये जो आयोडोबेंजीन बना है इसका यील्ड, इसका अमाउंट इंक्रीज कर जाएगा, ज्यादा बनेगा। ठीक है, तो ये तीनों रिएक्शन आप थोड़ा ध्यान रख लो। बेंजीन में क्लोरीनेशन किए, ब्रोमिनेशन किए और आयोडिनेशन किए, इन दोनों में। अच्छा हाँ, यहां पे FeCl3 के जगह अगर FeBr3 भी लिखा है तब भी काम चल जाएगा। जरूरी नहीं है कि क्लोरीनेशन कर रहे हैं Cl2 है तो FeCl3 ही चाहिए, जरूरी नहीं है कि Br2 है तो FeBr3 ही चाहिए। यहां पे भी FeBr3 के जगह FeCl3 डालोगे तो काम हो जाएगा, यहां भी FeCl3 की जगह FeBr3 डालोगे तब भी काम हो जाएगा, बट वहां पे आपको कैटलिस्ट चाहिए। ठीक है, ये एक तरीका है हेलो अल्केन्स के प्रिपरेशन का। दूसरा हेलो अरीन्स के प्रिपरेशन का। दूसरा है बाय सैंडमेयर्स रिएक्शन। अब इसके थ्रू आप फ्लोरोबेंजीन भी बना सकते हैं। ठीक है, कैसे रिएक्शन होता है हम पूरा डिस्क्राइब करते हैं इस रिएक्शन को, पूरा शुरू से। जितना एनसीईआरटी में लिखा तो बीच से लिख दिया है, हम शुरू से बताते हैं कैसे रिएक्शन होगा। सबसे पहले देखिए, जैसे अगर आप बेंजीन में रिएजेंट डाल देते हैं HNO3 प्लस H2SO4 नाइट्रिक एसिड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहां पे बनता है नाइट्रोबेंजीन, यानी कि बेंजीन और यहां पे लगा हुआ रहेगा NO2, नाइट्रोबेंजीन, ये फॉर्म होता है। ठीक है, रिएजेंट थोड़ा ध्यान रखना। इसमें अगर आप डाल दिए SN प्लस HCl और Fe प्लस HCl और H2Ni, इसमें से कोई भी रिएजेंट, टिन HCl, आयरन HCl या H2Ni, तो ये रिड्यूस कर जाएगा नाइट्रोबेंजीन एनिलीन में। एनिलीन का फॉर्मूला कैसा होता है, बेंजीन और उस पर लगा हुआ रहता है NH2, दिस इज कॉल्ड एनिलीन। ठीक है, एनसीईआरटी में ये वाला पार्ट नहीं दिया है, यहां से दिया है कि क्या करना है, तो उसको हम नीचे लिख देते हैं, बट यहां से अगर एग्जाम में पूछेगा बेंजीन से कन्वर्ट करना तो आपको आना चाहिए। देखो, अब ये एनिलीन है क्योंकि कन्वर्जन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछता है, तो बेंजीन से पूरा कन्वर्जन पूछ सकता है। इस एनिलीन में अगर आपको लिखा हुआ है यहां पे HNO2 इज नाइट्रस एसिड, HNO2 भी लिख सकता है या फिर लिख सकता है NaNO2 इज सोडियम नाइट्राइट ITE प्लस HCl, दोनों में से कुछ भी, HNO2 नाइट्रस एसिड या फिर NaNO2 HCl। तो यहां पे एक कंपाउंड फॉर्म करता है, ये बेंजीन है, जस्ट अ मिनट, इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देते हैं, थोड़ा स्पेस मिले, ब्रीदिंग स्पेस मिले। हाँ, ऐसा है, ये बेंजीन है और यहां पे है N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस चार्ज। अब ये बहुत रिएक्टिव चीज है, इसका नाम है बेंजीन डाइअज़ोनियम आयन, बेंजीन डाइअज़ोनियम आयन। ऊपर में जो आपको दिख रहा है ना N2 प्लस, ये बेस्ट लिविंग ग्रुप है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बेस्ट लिविंग ग्रुप, तुरंत निकल जाएगा यहाँ से। तो ये रीजन डाल रहा है, एनिलीन है, एनिलीन में HNO2 और NaNO2 HCl डालेंगे, बेंजीन डाइअज़ोनियम बन जाएगा। अब इस बेंजीन डाइअज़ोनियम से जो रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग हेलो बेंजीन के फॉर्मेशन का, उसी का नाम है ये सैंडमेयर्स रिएक्शन। ठीक है, सैंडमेयर्स रिएक्शन में क्या हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए, इस बेंजीन डाइअज़ोनियम आयन में अगर आप डाल देते हैं CuCl2, तो ये फॉर्म कर जाएगा क्लोरोबेंजीन, बेंजीन रिंग और इस पे लग गया Cl। ठीक है, इस पे अगर आप डाल दिए हम गलती कर दिए, Cu2Cl2, क्यूप्रस क्लोराइड डालना है। ठीक है, Cu2Cl2 याद रखना, Cu2Cl2 डाल दिए तो क्लोरोबेंजीन बन गया। Cu2Br2 डाल दिए, Cu2Br2, तो यहां पे बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन Br। आयोडोबेंजीन बनाने के लिए आप इसमें स्ट्रेट अवे सिर्फ पोटेशियम आयोडाइड के साथ गर्म कर दो इसको। ठीक है, तो ये फॉर्म कर जाएगा आयोडोबेंजीन, बेंजीन और यहां पे लग गया है आयोडीन। और आप लोगों को बताए थे ना कि इससे फ्लोरोबेंजीन भी बन सकता है, तो फ्लोरोबेंजीन के लिए द रिएजेंट यूज्ड इज HbF4 और KbF4।
ठीक है, ऐसे बहुत यूनिक सा रिएजेंट कहीं अगर दिख जाएगा आप लोग को तो यहां से बना देना फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये चौथा वाला रिएक्शन वैसे दिया हुआ नहीं है एनसीईआरटी में, बट फ्लोरोबेंजीन का प्रिपरेशन बताना था तो इसके लिए ये कर सकते हैं। बाकी तीनों क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड और पोटेशियम आयोडाइड से क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन और यहाँ से फ्लोरोबेंजीन का प्रिपरेशन हो जाएगा। यही दो तरीका आप लोग को पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स, जिसमें कि पहला था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन में और दूसरा था ये सैंडमेयर्स रिएक्शन, जहां पे पहले आप कन्वर्ट करेंगे। देखो यहाँ पे एनिलीन से डाइओजीन में कन्वर्ट करके हम सैंडमेयर्स कर दिए, बट अगर मान लो बेंजीन से कन्वर्ट करने के लिए पूछेगा आपको तो आप ये वाला पूरा प्रोसेस और पूरा रिएक्शन याद रखेंगे। हेलो अरीन्स के प्रिपरेशन के बाद अब हम लोग बात करने वाले हेलो अरीन्स के रिएक्शन का, और सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन हेलो अरीन्स का है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि हेलो अल्केन्स में भी SN1 SN2 के नाम से था, है ना। यहां पर भी हम लोग को पढ़ना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और सबसे ज्यादा सवाल जो इस चैप्टर का पूछता है वो इसी टॉपिक से पूछता है। ठीक है, चलिए इसको बहुत बढ़िया से हम लोग समझते हैं कि इसमें हम लोग को क्या क्या चीज सीखना है। तो पहले हम हेलो अरीन्स एक बना देते हैं। तो ये बेंजीन रिंग और यहां पे मान लीजिए हम लगा दिए Cl। ठीक है, अब इसमें जब एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आता है, आप लोगों को तो पता है न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब जो डोनर के जैसा काम करता है, जिसके पास लोन पेयर होना चाहिए। ठीक है, तो ये जब अटैक करने के लिए आता है तो टेम्परेचर बहुत हाई होना चाहिए, प्रेशर भी बहुत हाई होना चाहिए। अभी सबका कारण बताएंगे आप लोगों को क्यों ऐसा होना चाहिए, बिकॉज उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। टेम्परेचर हाई होना चाहिए, प्रेशर हाई होना चाहिए। तो ये जो क्लोरीन है ये एज अ लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है, और इस वाले कार्बन पे, किस कार्बन पे, जिसपे हेलोजन लगा हुआ है, उसी कार्बन पे ये न्यूक्लियोफाइल जाके अटैच हो जाता है। तो आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो प्रोडक्ट ऐसा बनता है, बेंजीन रिंग और यहां पे लग गया ये न्यूक्लियोफाइल NU न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, एग्जांपल से शुरू करते हैं। जैसे अगर मान लो हम यहां पर लेकर के आए क्लोरोबेंजीन, बेंजीन रिंग है और इसमें लगा हुआ है क्लोरीन, और इसको हम रिएक्ट कर दिए OH माइनस के साथ, यानी कि यहां पे हम न्यूक्लियोफाइल का एक एग्जांपल भी लेके समझा रहे हैं आप लोग को, OH माइनस। एग्जाम में हो सकता है कि ये OH माइनस के जगह NaOH भी लिखा हुआ रहे, तो कंफ्यूज नहीं होना, वो NaOH का जो OH माइनस है वही रिएक्ट करने के लिए आ रहा है। ठीक है, अब इस कंडीशन में जो आपका टेम्परेचर है वो 623 केल्विन होता है। अब देख रहे कितना हाई टेम्परेचर है, 623 केल्विन, और प्रेशर होता है 300 ATM। कितना हाई टेम्परेचर और कितना हाई प्रेशर में रिएक्शन हो रहा है, अभी कारण बताएंगे उसका कि नॉर्मल कंडीशन में क्यों ये रिएक्शन नहीं होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, Cl निकल जाएगा और OH उसका जगह ले लेगा, तो यहां पर प्रोडक्ट फॉर्म करेगा बेंजीन, और बेंजीन पे लग क्या गया, बेंजीन पे लग गया यहां पर OH। ठीक है, ये OH यहां पर अटैच हो गया। अब ना ये रिएक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, बोलेंगे सर अगर एग्जाम में OH माइनस लिखा हुआ आएगा तो हम फिनॉल बना देंगे क्या, नहीं नहीं, OH माइनस तो एक बेस है ना। तो जैसे ही फिनॉल बनता है वो OH माइनस जो कि डब्बा में प्रेजेंट है, जो कि रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट है, वो इसका H प्लस निकाल लेगा। फिनॉल OH माइनस के साथ एसिड बेस करता है, ध्यान रखना। तो इसका H प्लस निकाल लेगा, और H प्लस निकालते के साथ यहां पे फॉर्म कर जाएगा फिनॉक्साइड आयन, यानी कि बेंजीन रिंग, और इस जगह पर O पे माइनस चार्ज, फिनॉक्साइड आयन बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए लास्ट में आप लोगों को इसमें H प्लस लिखना पड़ेगा, सो दैट कि ये फाइनल प्रोडक्ट में क्या बन जाए, वो O माइनस में H प्लस जाकर के लग जाएगा, प्रोटोनेट कर देगा उसको, और ये फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, इसलिए आप एनसीईआरटी में देखे भी होंगे कि रिएक्शन कुछ ऐसा लिखा हुआ रहता है कि बेंजीन रिंग है, इसमें Cl है, और इसमें लिखा हुआ रहेगा NaOH, टेम्परेचर प्रेशर लिखा हुआ रहेगा 623 केल्विन एंड 300 ATM, और लास्ट में लिखा रहेगा H प्लस। देखना, चेक करना, लास्ट में H प्लस। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि भाई ये H प्लस का क्या काम है, तो आपको दिख रहा है H प्लस का क्या काम है कि पहले तो ये OH माइनस जाकर के फिनॉल बनाया, वो OH माइनस जो कि उस रिएक्शन मिक्सचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो इसका H प्लस को निकाल लेगा, फिनॉक्साइड बनेगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फिनॉल, दिस इज कॉल्ड फिनॉक्साइड, और फिर उसमें H प्लस डालेंगे तब ये बनेगा। तो ये H प्लस अगर लिखा हुआ मिलेगा क्वेश्चन में आपको, तो आप यहां पर कंफर्टेबली क्या बना देंगे, फिनॉल, यहां पे ऐसा, ये OH। ठीक है, ऐसा बनेगा। अब बहुत हाई टेम्परेचर का जरूरत है, बहुत हाई प्रेशर का जरूरत है, क्यों इतना ज्यादा जरूरत है बात करेंगे उस पर। लेकिन अगर मान लो कि ये टेम्परेचर प्रेशर हमको कम रख करके भी प्रोडक्ट बनाना हो, तो वो किस कंडीशन पर बनता है, ये समझने के लिए आपको ना इस रिएक्शन का, ये वाले स्टेप का मैकेनिज्म जानना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म कैसा है, ध्यान दो। देखिए यहां पे ये रिएक्शन का हम लोग अब देखने वाले हैं मैकेनिज्म।
और मैकेनिज्म से बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैकेनिज्म आपको याद हो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी नहीं है, बट आपको समझ में आना जरूरी है। देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि हम पहले क्लोरोबेंजीन बना लेते हैं, ये बेंजीन रिंग और यहां पे है Cl, ठीक है, और इसमें रिएक्ट करने के लिए आ गया OH माइनस, ये रिएक्ट करने के लिए आ गया OH माइनस, ठीक है। रिएक्शन कैसा होगा? ऑब्वियसली जिस कार्बन पे क्लोरीन लगा हुआ है, हेलोजन लगा हुआ है, हेलोजन तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, माइनस आई इफेक्ट, तो ये इलेक्ट्रॉन खींच करके इस कार्बन को थोड़ा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बना रहा है, मतलब वहां पे डेल्टा प्लस है, तो ये O माइनस को ये वाला कार्बन अपने तरफ आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। क्या होगा? ध्यान दो, ये वाला पाई बॉन्ड इस तरफ टूटेगा, पाई बॉन्ड राइट साइड टूटने की वजह से इस कार्बन के पास प्लस चार्ज आ गया, वेकेंट ऑर्बिटल आ गया, और उसी वेकेंट ऑर्बिटल में ये OH माइनस अटैक कर देगा। ध्यान रखो, लोन पेयर को अटैक करने के लिए वेकेंट ऑर्बिटल का होना बहुत जरूरी है। तो जैसे ये पाई बॉन्ड इस तरफ टूटा, यहां पे बना वेकेंट ऑर्बिटल और ये लोन पेयर यहां अटैक कर दिया। इस अटैक के बाद बीच में एक इंटरमीडिएट बनेगा, एंड द इंटरमीडिएट इज लाइक दिस, कि यहां पे तो भाई एक Cl था और यहां पे एक लग गया OH जो न्यूक्लियोफाइल आया, और इस कार्बन पर बना लोन पेयर माइनस चार्ज, ये ऐसे ही ऐसे, देखिए सही है, ये वाला पाई बॉन्ड जब इधर टूटा तो उस पे आ गया लोन पेयर माइनस चार्ज और ये बन गया। अब ये वाला स्टेप उतना शानदार स्टेप लग नहीं रहा है, बहुत मजा नहीं आ रहा, देखिए बेंजीन को ही मजा नहीं आया, बिकॉज बेंजीन यहां पे एरोमेटिक नेचर में था, उसका एरोमेटिसिटी गायब हो गया है, अब वो एरोमेटिक नहीं है। तो जो स्टेप उतना सुंदर नहीं होता है, जो स्टेप का प्रोडक्ट उतना बढ़िया नहीं होता है, जो स्टेप को होने में तकलीफ हो, वो स्टेप हो जाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ध्यान रखना, न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक हुआ है यही स्टेप है RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब सेकंड स्टेप में ऑब्वियसली ये रिंग अपना बेंजोनॉइड वापस चाहता है, अपना एरोमेटिसिटी वापस चाहता है, इसके लिए लोन पेयर वापस यहां पाई बॉन्ड बनाएगा, एंड ये क्लोरीन एज लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। जैसे ये लीव किया, यहां पर क्या प्रोडक्ट फॉर्म करेगा? देखिए ये बेंजीन रिंग है, वापस इसका बेंजेनॉइड बन चुका है, और यहां पर लग गया है OH, यहां पे लग गया OH। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है, मैकेनिज्म समझना है अपने को, ठीक है। अब मैकेनिज्म में आप समझ जाइएगा तो यहां बहुत सारा चीज क्लियर होने लग जाएगा। जैसे पहला चीज जो इसमें हम क्लियर करेंगे, फर्स्ट चीज वो ये है कि अगर आपको एग्जाम में दे दिया, और कई बार तो दिया भी है, कि यहां पे लगा हुआ है फ्लोरोबेंजीन, नेक्स्ट यू हैव क्लोरोबेंजीन, रेट कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, क्लोरोबेंजीन, फिर आपके पास है ब्रोमोबेंजीन, यहां Br लगा हुआ है, और एक है आयोडोबेंजीन, यानी कि बेंजीन रिंग में लगा हुआ है आयोडीन, आयोडोबेंजीन, और आपको इसका रेट कंपेयर करना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। मान लो ये एग्जाम में सवाल आ जाए, ठीक है, ध्यान से देखना, क्योंकि पहला वाला जो स्टेप है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल वही RDS है, तो ये स्टेप RDS है, तो इसी स्टेप पर डिपेंड करेगा कि रेट किसका ज्यादा किसका कम होने वाला है, ठीक है। अब सोचिए, यहां क्लोरीन की जगह अगर फ्लोरीन होता तो इन चारों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने का आदत या टेंडेंसी तो फ्लोरीन का है, बिकॉज वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पता है अपने को, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो ये खींचने वाला है। तो इस कार्बन पे मेरे को ना इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी चाहिए, इलेक्ट्रॉन का कमी चाहिए, तभी नहीं अटैक करेगा। तो जितना ज्यादा इस हेलोजन का इलेक्ट्रॉन को खींचने का टेंडेंसी होगा, उतना इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन का कमी होगा, और जितना उस पर कमी होगा उतना ये लोन पेयर का अटैक फास्ट होगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला आदमी तो फ्लोरीन है, तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी सबसे ज्यादा होगा, और इसीलिए न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस केस में सबसे ज्यादा होगा। तो इसमें रेट का ऑर्डर ये हो जाएगा, दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ रेट, एंड द रीजन इज कि रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी ऑफ, इलेक्ट्रॉन पुलिंग टेंडेंसी ऑफ हेलोजन, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इसलिए उसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे फास्ट हो जाता है। तो ये तो अपने को ध्यान रखना है, रीजन भी ध्यान रखना है अपने को कि रीजन क्या है, ठीक है। अब चलिए यहां पे वापस हम एक बार आते हैं, ये मैकेनिज्म पे हम वापस एक बार फिर से आएंगे कि भाई इतना क्या परेशानी है कि आप जब इसमें रिएक्शन कर रहे हैं तो आपको इतना हाई टेम्परेचर और इतना हाई प्रेशर लगाना पड़े, विच मीन्स कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक इन हेलोबेंजीन डज नॉट टेक प्लेस अंडर नॉर्मल कंडीशन, द रिएक्शन इज नॉट फेवरेबल, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, द रिएक्शन
इज नॉट फेवरेबल, अंडर नॉर्मल कंडीशन, इज नॉट फेवरेबल अंडर नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, क्यों नहीं फेवरेबल है, इसके पीछे बहुत सारा रीजंस है, सारे रीजन आप लोग को बताते हैं, बिकॉज एग्जाम में अगर मान लो 3-4 नंबर का सवाल है, सबको आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, पहला रीजन, फर्स्ट रीजन देखिए, बेंजीन में जब हेलोजन लगा हुआ रहता है, यानी कि हेलोबेंजीन बना हुआ है, ठीक है, इसका डिस्कशन पहले भी किया है हेलो अल्केन्स वाले पार्ट में, तो ये ना रेजोनेंस में आपको दिख रहा होगा, दिख गया कि इसका जो लोन पेयर है हेलोजन का, वो बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में रेजोनेंस होने की वजह से यहां पर एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी हम बना देते हैं, यहां पे ऐसा हो जाएगा ना कि यहां पे डबल बॉन्ड एक्स हो जाएगा, इस पे चार्ज आएगा प्लस, यहां पे लोन पेयर माइनस चार्ज, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि यहां पे एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने का मतलब है कि ये वाला बॉन्ड मजबूत हो गया, और आपको तो दिख रहा है कि मैकेनिज्म जब हम लोग लिखे तो वो वाला बॉन्ड को टूटना पड़ेगा। ये क्लोरीन तो टूट के निकल रहा है ना, तो ऑब्वियसली जब ये वाला बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया तो मतलब उस बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ गया, और बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ने की वजह से क्या हुआ, उस बॉन्ड का उसका लिविंग ग्रुप टेंडेंसी कम हो गया। ठीक है, तो ये पहला रीजन है कि क्यों रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोबेंजीन इज नॉट फेवरेबल। फर्स्ट पॉइंट इज लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, हेंस exit of living group tendency of exit of living group decreases, halogen decreases। ठीक है, दूसरा रीजन, सेकेंड रीजन देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे इसको देखिए, यहां पे हेलोजन फिर से बना दिए हम, ये वाला कार्बन को गौर से देखो, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, और sp2 वाला कार्बन sp3 वाले कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये जो शेड इलेक्ट्रॉन है ना, ये बहुत ज्यादा एक्स के तरफ शिफ्टेड नहीं है। जैसे इफ आई कंपेयर दिस विथ सिंपल साइक्लोहेक्साइल हैलाइड, इससे कंपेयर करें तो ये वाला जो कार्बन है अभी, दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, अब sp3 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है कार्बन का, तो ऑब्वियसली x के तरफ ये शेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा शिफ्टेड होगा। तो जितना ज्यादा x के तरफ वो शिफ्टेड है, उतना ज्यादा वो बॉन्ड का टूटने का टेंडेंसी हाई है, बिकॉज x के पास तो पहले से काफी शिफ्टेड है, थोड़ा सा और शिफ्ट किया और बॉन्ड टूट गया। लेकिन इस केस में वो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा x के तरफ शिफ्टेड नहीं है, मोटा मोटी बीच में ही जैसा है, तो इसीलिए ये वाला बॉन्ड का टूटने का टेंडेंसी कम है। तो ये दूसरा रीजन है क्यों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में उतना फेवरेबल नहीं है, ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, थर्ड, तीसरा कंडीशन, फिर यहां पे हम फोटो बनाएंगे, बेंजीन रिंग है और उस पे लगा हुआ है हेलोजन X। अगर मान लो हम ऐसा कह दें कि चलो ठीक है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक और X का निकलना, चलो यहां पे ना फोर्थ रीजन जो बताने वाले थे पहले हम ये वाला बता देते हैं। देखिए, ये वाले में क्या होता है ना कि आपको न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाना है, ध्यान दो, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाना है। अब ये जो बेंजीन है, इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, जानते हैं क्या पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है? देखो, ये जो पाई बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड है, वो कहां है? जैसे मान लो रिंग ये वाले प्लेन में है, तो पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ऐसे बाहर रहता है और अंदर भी रहता है ऐसे। ठीक है ना, बहुत सिंपल सा बात है। जैसे बोर्ड के प्लेन में अगर ये रिंग है, तो ये पाई जो बॉन्ड आपको दिख रहा है, वो पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ है और पीछे की तरफ भी निकला हुआ है। ठीक है, तो जब ये न्यूक्लियोफाइल ऐसे अप्रोच करता है बेंजीन को, ऐसे अप्रोच कर रहा है बेंजीन को, तो उसका जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, एक्चुअली है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस नेगेटिव चार्ज और इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करता है, पता है अपने को। तो इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, सब नोट कर लेना है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ दिस बेंजीन रिंग रिपेल्स द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। तो इसको बहुत नजदीक आने देगा तब तो रिएक्शन होगा, वो आने ही नहीं दे रहा, पहले रिपेल मार दे रहा है उसको, तो रिएक्शन हो ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो यहां पर ऐसा है कि ये जब अटैक करना चाह रहा है, तो ये अटैक, दिस अटैक हैज बीन रिपेल्ड बाय द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ बेंजीन रिंग, इसलिए ये अटैक आसानी से नहीं हो रहा है। तो ये हो गया थर्ड रीजन। ठीक है, अब आते हैं चौथे रीजन की तरफ, फोर्थ रीजन की तरफ, कि कोई ये कह सकता है कि अच्छा ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसको रिपेल कर रहा है ना, तो एक काम करिए, पहले आप इस हेलोजन को निकाल दीजिए ना,
फर्स्ट स्टेप में इस हैलोजन को निकाल दीजिए। जैसे ही निकाल दीजिएगा इस कार्बन के पास आ जाएगा प्लस चार्ज, और कार्बन के पास अगर प्लस चार्ज आ जाएगा तो वो प्लस तो इस न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट कर लेगा ना पॉजिटिव चार्ज, तो रिएक्शन आराम से हो जाएगा। तो इसके पीछे पंगा ये है कि जैसे ही ये X आप निकालेंगे, ये जो कार्बोकैटायन यहां पर बनेगा वो कार्बोकैटायन बन जाएगा अराइलिक कार्बोकैटायन प्लस चार्ज, अराइलिक कार्बोकैटायन। ठीक है, दिस कार्बोकैटायन इज कॉल्ड अराइल कार्बोकैटायन विच इज द लीस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। इससे घटिया कार्बोकैटायन और कुछ होता ही नहीं है। इतना घटिया कार्बोकैटायन क्यों होता है? बिकॉज आपको खुद दिख रहा होगा ये वाला जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज्ड है, sp हाइब्रिडाइज्ड, और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। उस पर प्लस चार्ज आप दे दिए कितना ये कार्बन के साथ, तो ये क्या क्या बोलेंगे उसको कि सही बात नहीं हुआ है ना। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव आदमी है, तो उसके साथ ये गलत हो गया कि उसको आप पॉजिटिव चार्ज दे दिए, बहुत अनस्टेबल हो गया ये। ठीक है, अराइल कार्बोकैटायन इज लीस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। ठीक है, ये तो आपका रीजन हो गया sp हाइब्रिडाइज्ड वाला स्कूल लेवल का। थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव लेवल का भी रीजन अगर आप लोग को हम बता दें तो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का एंगल होना चाहिए 180 डिग्री, और यहां पे एंगल 120 डिग्री है, तो एंगल स्ट्रेन भी है। खैर, आपको अगर थोड़ा बहुत जानकारी है एंगल स्ट्रेन किसको बोलते हैं तो ये वाला पॉइंट आप पे काम का है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। sp हाइब्रिडाइजेशन पे भी आप रह सकते हैं कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, प्लस चार्ज है, तो बहुत अनस्टेबल है वो। ठीक है, और ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा ड्यू टू इट्स वेरी 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 लेस स्टेबिलिटी। तो ये वाला भी फंडा फ्लॉप हो गया कि भाई आप X को निकाल दो और कार्बोकैटायन बना दो, अराइल कार्बोकैटायन इज नॉट फॉर्म्ड ड्यू टू इट्स अनस्टेबिलिटी। दीज आर द 4 रीजंस ड्यू टू विच न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन्स इज नॉट फेवरेबल। अच्छा बात नहीं है, अच्छा बात नहीं है, बट यहां पे हम एक चीज मेंशन करेंगे। वापस मैकेनिज्म को देखो, आपको दिख रहा है कि यहां पे कार्बन पे इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी अगर होगा तो रिएक्शन होने का चांस है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा इस कार्बन पे उतना रिएक्शन का होने का संभावना बढ़ेगा। ठीक है, गौर से सुनना। अगर मान लीजिए इस बेंजीन में हम ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन बगल वाला और पैरा नीचे वाला, तो आप लोगों को पता ही है, ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दे, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला आदमी लगा दे, जैसे कि NO2। हम NO2 जानबूझ के नाम ले रहे हैं बिकॉज इसी का मेंशन है एनसीईआरटी में। NO2 इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और वो इलेक्ट्रॉन खींचता कहां से है? ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन से। NO2 कैसा ग्रुप है? NO2 है -M ग्रुप, माइनस मेसोमेरिक ग्रुप। रेजोनेंस के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है रिंग से, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, और कहां से विड्रॉ करता है? अपने ऑर्थो पोजीशन से और अपने पैरा पोजीशन से। ठीक है, तो अगर आप यहां पे NO2 लगाते हैं तो इसका ऑर्थो पोजीशन ये है, अगर आप यहां पे NO2 लगाते हैं तो इसका पैरा पोजीशन ये है। तो आप देख रहे हैं ऑर्थो या पैरा पे लगाने से ये वाला पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम हो जाता है, और अगर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम हो गया तो ये न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो फास्ट हो जाएगा, और रिएक्शन थोड़ा सा सहूलियत से, थोड़ा सा कंफर्ट से होने लग जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोग को हम एग्जैक्ट डेटा बताते हैं, ध्यान दो। जैसे यहां पे आपको दिख रहा है कि हम कोई भी ग्रुप नहीं लगाए, सिंपल क्लोरोबेंजीन है, तो इसमें टेम्परेचर और प्रेशर जो दिख रहा है बहुत हाई है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए हम यहां पे ऐसा लगा दें कि ये बेंजीन रिंग है और इसमें लगा हुआ है एक Cl क्लोरोबेंजीन, और पैरा पोजीशन पे NO2 लगा हुआ है, NO2 लगा हुआ है पैरा पोजीशन पे। ठीक है, अब इसमें अगर हम NaOH डालें, ठीक है, तो प्रेशर का तो कोई कंस्टेंट ही नहीं है, टेम्परेचर 443 केल्विन, ये तापमान एनसीईआरटी में मेंशन है। मतलब आपको दिख रहा है कि पहले 623 केल्विन था, 443 केल्विन हो गया, और प्रेशर का तो कोई कंस्टेंट ही नहीं है। हाई टेम्परेचर अभी भी है बट उतना हाई नहीं है। तो इस कंडीशन में, और लास्ट में ऑब्वियसली H+ डालेंगे, आप लोगों को पता है कारण क्यों, तो फाइनली आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा फॉर्म हो जाएगा? तो यहां पे आपका लग गया OH, और यहां जो NO2 है वो रह जाएगा, ये बनेगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि एक NO2 आप लगा दिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पैरा पोजीशन पे, तो कंडीशन थोड़ा फेवरेबल हो गया। ठीक है, एक और केस आप लोगों को दिखाते हैं कि अगर मान लीजिए ऐसा हो गया कंडीशन कि यहां पर Cl लगा हुआ है, इस जगह पे NO2 है और यहां भी NO2 है, मतलब ऑर्थो पे भी NO2 लगा दिए हम और पैरा पे भी NO2 लगा दिए। आपको क्या बोले थे? ऑर्थो और पैरा पे NO2 लगाने से
थोड़ा सहूलियत हो जाएगा, थोड़ा कंफर्ट मिल जाएगा उसको। और अब आप इसमें डाले हैं NaOH, तो जस्ट 368 केल्विन पे, फिर से प्रेशर का कोई कंस्टेंट नहीं है, 368 केल्विन पे लास्ट में H+ तो डालेंगे ही डालेंगे, और ये रिएक्शन हो जाएगा एंड द फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी, यहां पे OH, इस जगह पर NO2, और यहां पर भी हो जाएगा NO2, ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि जैसे जैसे आप NO2 को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे रिएक्शन का रेट बढ़ता है। रिएक्शन का रेट बढ़ने का मतलब है कि अब आपको तापमान प्रेशर उतना एक्सट्रीम नहीं देना पड़ेगा, उतना विगरस नहीं करना पड़ेगा रिएक्शन को करने के लिए। ठीक है, तो ये फंडा अपने को ध्यान रखना है। तो यहां पर भी आपसे रेट को कंपेयर करने के लिए बोल सकता है कि रेट कंपैरिजन कीजिए, और इस तरह का सवाल मान लो आपको दे दिया कि यहां पे एक क्लोरोबेंजीन है, इसमें पैरा पोजीशन पे सिर्फ एक NO2 लगा हुआ है, दूसरा कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है उसमें यहां पर क्लोरोबेंजीन है और इसमें ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे NO2 लगा हुआ है। ठीक है, और तीसरा जो कंपाउंड है उसमें यहां पे क्लोरीन लगा हुआ है, और इस बार ना दोनों ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन जो है उस पे NO2 लगा हुआ है, ये है। तो इसमें अगर रेट कंपेयर करने के लिए बोलेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड द रेट विल फॉलो दिस ऑर्डर। रीजन क्या है? NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड प्रेजेंस ऑफ NO2 एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन in a halobenzene increases the rate of attack of nucleophile, and as the number of NO2 increases, obviously rate of nucleophilic substitution reaction also increases. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो हो गया, अब हम लोग हेलोअरिन्स का दूसरा रिएक्शन पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और फिर एक बार में दोनों रिएक्शन का PYQs देखेंगे। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि क्लोरोबेंजीन लेकर के आए, उल्टा काम होने वाला है इसमें। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या था, क्लोरोबेंजीन में आप अटैक करने के लिए लाए थे न्यूक्लियोफाइल को, और यहां पे आप अटैक करने के लिए लाएंगे इलेक्ट्रोफाइल को। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है एक्सेप्टर। न्यूक्लियोफाइल के पास लोन पेयर होता है, उससे एरो निकलता है रिएक्शन के समय। इलेक्ट्रोफाइल के पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है, उस पे एरो आता है रिएक्शन के दौरान। ठीक है, तो यहां पे ना इलेक्ट्रोफाइल का जो रिएक्शन है उसमें ध्यान देना, ये क्लोरीन का ये ऑर्थो पोजीशन हो गया, ये मेटा पोजीशन हो गया, और ये पैरा पोजीशन हो गया। ठीक है, तो पहले तो हम प्रोडक्ट बना लेते हैं, फिर आपको समझाएंगे वो प्रोडक्ट क्यों बन रहा है। देखिए इसमें जब क्लोरोबेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल अटैच होता है तो वो अटैच होगा या तो ऑर्थो पोजीशन पे या होगा मेटा पोजीशन पे। कहने का मतलब हेलोजन जो होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। दो तरह का ग्रुप होता है बेंजीन रिंग में लगा हुआ, कैसा? एक होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और एक होता है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या करता है कि अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो अपने ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे उसको अटैच करेगा, और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप किसको बोलते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो अपने मेटा पोजीशन पे उसको अटैच करेगा। तो हेलोबेंजीन कैसा है, हेलोअरिन्स कैसा है? वो हेलोजन है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्यों है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बताएंगे भी आप लोग को, बट ये है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो यहां पे इलेक्ट्रोफाइल जब लगेगा तो इसका प्रोडक्ट बनेगा ऐसा, ये बेंजीन रिंग ऐसे लगा देते हैं, यहां पे Cl जो है वो लगेगा, एक प्रोडक्ट बनेगा यहां पर E लगा हुआ है, और दूसरा प्रोडक्ट बनेगा जिसमें ये बेंजीन रिंग है, यहां पे Cl है और यहां पे E लगा हुआ है। ये हो गया ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन और ये हो गया पैरा सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अभी बहुत सारा बात करेंगे इसमें। पहला बात तो ये है कि ऑर्थो और पैरा पे ही क्यों लगा, समझना। जब हम लोग क्लोरोबेंजीन को, यहां पे फिर से फोटो बनाते हैं क्लोरोबेंजीन का, यहां पे क्लोरोबेंजीन की जगह और भी कुछ होता है, फ्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। ठीक है, और इसका रेजोनेंस करते हैं हम लोग, प्रॉपर्ली रेजोनेंस करो। तो ये इधर गया और ये वाला पाई बॉन्ड इधर टूट गया, तो इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, डबल हेडेड एरो बनाते हैं हम लोग रेजोनेंस के बीच में। इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग, थोड़ा समझना। यहां पे बन गया डबल बॉन्ड Cl प्लस चार्ज, एक 3 लोन पेयर था, एक लोन पेयर तो चला गया पाई बॉन्ड में, और इस जगह पे आ गया लोन पेयर माइनस चार्ज। ठीक है, यहां पे एक पाई बॉन्ड, यहां पे एक पाई बॉन्ड। ठीक है, इसी रेजोनेंस को आगे बढ़ाएंगे, इसी लोन पेयर को। तो ये लोन पेयर यहां पाई बॉन्ड बनाया और ये वाला पाई बॉन्ड टूट के यहां चला गया, तो इसका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां पे फॉर्म करेगा ये बेंजीन रिंग, यहां डबल बॉन्ड Cl ऐसा है, यहां पे प्लस चार्ज,
और यहां पे पाई बॉन्ड बन गया, यहां पे पाई बॉन्ड रहा, और यहां आ गया लोन पेयर माइनस चार्ज, ये रहा। ठीक है, और आगे बढ़ाते हैं इस रेजोनेंस को। ये लोन पेयर यहां पाई बॉन्ड बनाएगा, पूरा साइक्लिकल चलते जा रहा है एक ही डायरेक्शन में, और ये वाला पाई बॉन्ड इस तरफ चला गया। तो इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म किया, ये बेंजीन रिंग, यहां पे पाई बॉन्ड, यहां पे पाई बॉन्ड, ये पुराना वाला ये नया वाला बना, और इस जगह पे आ गया लोन पेयर माइनस चार्ज, और यहां डबल बॉन्ड Cl, ये दो लोन पेयर, एक पॉजिटिव चार्ज, और आखिरी में फिर ये वाला यहां पाई बॉन्ड, ये Cl वापस ऊपर चला गया, और ये लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा जो पहला वाला स्ट्रक्चर के ही इक्विवेलेंट होगा। ऐसा है, यहां पाई बॉन्ड, यहां पाई बॉन्ड, यहां पाई बॉन्ड, और यहां पे वापस क्लोरीन के पास ये 3 लोन पेयर और न्यूट्रल। सो दीज आर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ क्लोरोबेंजीन। अब आपको दिखेगा रेजोनेंस के दौरान क्लोरीन मतलब क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पे माइनस चार्ज आया है, दिखा। फिर रेजोनेंस किए तो पैरा पोजीशन, इसका पैरा पोजीशन क्या है, ये वाला पैरा पोजीशन पे भी माइनस चार्ज आया है। फिर आगे बढ़ाए हैं तो दूसरे वाले ऑर्थो पोजीशन पे फिर से माइनस चार्ज आया है। क्या मेटा पोजीशन पे यानी कि ये वाला पोजीशन पे किसी भी स्ट्रक्चर में माइनस चार्ज आया? नहीं, सिर्फ कहां आया, ऑर्थो पे आया और पैरा पे आया। तो जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा अटैक करने के लिए जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो भाई वही कार्बन ना अटैक करेगा जिस कार्बन के पास लोन पेयर है। जिसके पास लोन पेयर है ही नहीं वो कैसे अटैक करेगा? तो कौन अटैक करेगा? अटैक करेगा ऑर्थो वाला कार्बन या फिर पैरा वाला कार्बन। तो ये तो हम क्लियर कर दिया आप लोग को कि भाई Cl जो है वो एग्जाम में पूछ सकता है कि जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो ऑर्थो और पैरा पे ही अटैक क्यों होता है, यानी कि Cl या कोई भी हेलोजन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्यों है? वो इसलिए क्योंकि रेजोनेंस के दौरान उस पे नेगेटिव चार्ज लोन पेयर सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आ रहा है, यानी कि वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रोफाइल कहां लाएगा? ऑर्थो पैरा पोजीशन पे लाएगा। ये तो पहला बात हो गया, ठीक है। अब दूसरा बात यह है कि ऑर्थो और पैरा में मेजर किस में होगा? ध्यान सुनना, ऑर्थो और पैरा पे अगर कंपेयर करें तो मेजर किस में होगा? देखो ये जो हम लोग लिखे ना रेजोनेंस, ये रेजोनेंस इफेक्ट है, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस के अनुसार ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे बराबर, मोटा मोटी बराबर इलेक्ट्रॉन जा रहा है। मतलब यहां पर भी इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहां भी इलेक्ट्रॉन जा रहा है रेजोनेंस के दौरान, तो उसमें एज सच कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो रेजोनेंस के दौरान ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन मोटा मोटी बराबर जा रहा है। लेकिन क्लोरीन रेजोनेंस के साथ साथ इंडक्टिव इफेक्ट भी तो शो करता है, और इंडक्टिव इफेक्ट में Cl एक माइनस आई ग्रुप है। मतलब कि यहां पे हम लिख देते हैं बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग में जो Cl लगा हुआ है कोई भी हेलोजन, वो इंडक्टिव के मामले में कैसा ग्रुप है? ये माइनस आई ग्रुप है, यानी कि ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। रीजन आप लोगों को पता है, बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। और ये भी शायद आप लोगों को जानकारी होगा कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। मतलब जितना नजदीक होगा कार्बन उससे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जितना दूर होगा कार्बन उतना कम इलेक्ट्रॉन उसे खींचेगा। अब ये ऑर्थो पोजीशन है और ये पैरा, क्योंकि कंपटीशन तो ऑर्थो और पैरा के बीच में। रेजोनेंस तो बता दिया कि अटैक तो या तो ऑर्थो पे होगा या पैरा पे होगा। अब बात है कि ऑर्थो और पैरा पे मेजर किस में होगा? तो आपको देखो ये ऑर्थो ये पैरा है, इंडक्टिव के थ्रू माइनस आई इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन ज्यादा किससे खींचेगा? क्लोरीन ऑर्थो से खींचेगा कि पैरा से खींचेगा? तो ऑर्थो से खींचेगा, बिकॉज ऑर्थो नजदीक है। तो इससे अगर इलेक्ट्रॉन थोड़ा खींच लिया वो, तो बेसिकली हम लोग को अटैक करने के लिए चाहिए कि भाई उस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी हाई होना चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। तो आप खुद बताइए ऑर्थो और पैरा पे अगर कंपेयर करें तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी हाई किस में होगा? ऑब्वियसली पैरा पे होगा ना, बिकॉज ऑर्थो से तो माइनस आई इफेक्ट की वजह से थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन ये खींच लिया, पैरा दूर है उससे उतना नहीं खींच पाया, तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी उसमें बच गया, खिंचा नहीं पाया, तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा किस में हो जाएगा? पैरा पे हो जाएगा। इसीलिए ये ऑर्थो वाला जो प्रोडक्ट है ये हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट, और ये जो पैरा वाला प्रोडक्ट है ये हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। माइनर प्रोडक्ट एंड मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? पैरा पे जो अटैक होगा वो होगा मेजर प्रोडक्ट। रीजन अगर एग्जाम में पूछेगा तो बता देना कि रेजोनेंस के थ्रू ऑर्थो और पैरा पे ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ाया जा रहा है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू ऑर्थो से थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा घटा दिया जा रहा है, तो दैट मेक्स द पैरा पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिचर देन ऑर्थो पोजीशन, इसीलिए पैरा प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट हो गया। ये एक तरह का सवाल एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। एक और सवाल पूछता है कि हम लोग अगर सिंपल एक बेंजीन रिंग लें,
ये बेसिक बेंजीन रिंग है। और दूसरा हम लोग ले हेलो बेंजीन, यानी कि बेंजीन पे लगा हुआ है एक हेलोजन, यानी कि ये हो गया हेलो बेंजीन या हेलो अरीन्स, ठीक है। और इन दोनों में अगर हम लोग कंपेयर करें रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंपैरिजन करें, तो बेंजीन में ज्यादा होता है रेट हेलो बेंजीन से, ठीक है। इसका रीजनिंग का सवाल भी एग्जाम में आया हुआ है। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो ये X जो है इसके पास लोन पेयर है, ध्यान सुनना, रेजोनेंस के थ्रू, देखिए यहां पे रेजोनेंस के थ्रू वो रिंग में इलेक्ट्रॉन को भेज रहा है। एरो दिख रहा है, एरो किधर है? रिंग के साइड में। तो रिंग में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी को वो रेजोनेंस के थ्रू बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? बढ़ा रहा है। वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है रिंग को, तो ये रेजोनेंस के थ्रू तो रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, तो उसके हिसाब से इलेक्ट्रोफिलिक अटैक तेज होना चाहिए, बिकॉज इस पे अगर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ गया तो जल्दी अटैक करना चाहिए इलेक्ट्रोफाइल की तरफ। लेकिन माइनस आई इफेक्ट के थ्रू, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, किससे खींच रहा है? रिंग से खींच रहा है, तो रिंग में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी को घटा रहा है। रेजोनेंस के थ्रू बढ़ा रहा है ना, और इंडक्टिव के थ्रू वो डिक्रीज कर रहा है रिंग में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी। नॉर्मली क्या होता है बाकी सारे ग्रुप्स के लिए कि रेजोनेंस वाला इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है, लेकिन हेलोजन वाले केस में एक्सेप्शन होता है। हेलोजन वाले केस में इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर रेजोनेंस। यहां पे हम लिख सकते हैं हेलोजन वाले केस में इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है, इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर रेजोनेंस। इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर रेजोनेंस। तो अगर रेजोनेंस के थ्रू वो रिंग में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी को बढ़ाया और इंडक्टिव के थ्रू वो रिंग से इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी को घटाया, और हम कह रहे हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है, तो नेट वो रिंग से इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी को बढ़ाया कि घटाया? तो ऑब्वियसली घटाया। तो रिंग से जब इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी को घटा दिया तो नॉर्मल बेंजीन के तुलना में रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक उसका कम हो गया। तो एग्जाम में अगर ये पूछेगा तो प्रॉपरली इसको एक्सप्लेन कर देना है कि थ्रू रेजोनेंस this halogen increases electron density in the benzene ring, but through inductive effect, which is minus I effect, it decreases the electron density in the benzene ring. And in case of halobenzene or haloarine, inductive effect dominates over resonance, and hence there is net decrease in electron density from the ring due to presence of halogen. Hence rate of electrophilic attack decreases. ठीक है, तो ये मोटा मोटी बहुत सारा चीज आप लोगों को बता दिए, रेट वेटा कंपैरिजन बता दिए। अब हम आप लोगों को बताते हैं कुछ रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का हेलोअरीन्स वाले केस में, जो एग्जाम में डायरेक्टली आपसे कन्वर्जन वाले क्वेश्चन में पूछेगा। ठीक है, देखिए जैसे 4-5 रिएक्शन है, नाम के साथ आप लोगों को बताते हैं, नेम रिएक्शन के फॉर्म में भी पूछ सकता है और कन्वर्जन में भी पूछ सकता है। जैसे पहला रिएक्शन लोग देखेंगे फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ठीक है। सीधे हम लोग को रिएक्शन का प्रोडक्ट याद करना है। फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन में क्या है, तो भाई बेंजीन रिंग है, इसमें कोई एक हेलोजन लगा दो, कोई भी एक हेलोजन, साथ में कोई एक अल्काइल हैलाइड, जैसे यहां पे हम लिख देते हैं, ध्यान देना CH3Cl, इस CH3 की जगह कोई भी अल्काइल चलेगा, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो क्या होगा, यहां से ये आपको पता है कि ये ऑर्थो पोजीशन है, ये इसका पैरा पोजीशन है, दोनों प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थो पैरा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये जो CH3 है अल्काइल ग्रुप वो जाके अटैच हो जाएगा। तो इसका प्रोडक्ट कैसा बना, थोड़ा इसको लेफ्ट शिफ्ट कर देते हैं। दो प्रोडक्ट बनेगा इसमें, एक में क्या होगा, जैसे यहां पे Cl है तो इसके ऑर्थो पे लग जाएगा CH3, और दूसरा प्रोडक्ट है यहां Cl है और इसके पैरा पे लग जाएगा CH3। और हम लोग को पता है मेजर कौन सा होगा, जस्ट आप लोग को बता ही दिए कि मेजर प्रोडक्ट होगा ये पैरा वाला। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि ये रिएजेंट आएगा तो ये CH3 लग जाएगा। एग्जाम्पल अगर फ्लूइड क्राफ्ट अल्काइलेशन लिखें तो आप लिख भी लेंगे उसको। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन इज फ्रीडेल क्राफ्ट असाइलेशन, फ्रीडेल क्राफ्ट असाइलेशन। ठीक है, इसमें क्या आता है रिएजेंट, थोड़ा देख लो, इसमें हेलोबेंजीन आया, बेंजीन रिंग, इसमें लगा हुआ है हेलोजन, प्लस जैसे यहां पे अल्काइल हैलाइड है तो अभी आएगा असाइल हैलाइड, एसिड हैलाइड,
कैसा होता है देखो तो, CH3 डबल बॉन्ड OCl, C डबल बॉन्ड OCl, कहीं भी क्या बोलेंगे इसको, एसिड हैलाइड, ठीक है। और यहाँ पे फिर से जो कैटलिस्ट है, ये एनहाइड्रस AlCl3 कैटलिस्ट है, तो ये एनहाइड्रस AlCl3 आ गया रिएक्शन करने के लिए। फिर से यहाँ पे ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, यहाँ पे Cl वाला बॉन्ड तोड़ी थी अल्काइल, ये वाला बॉन्ड, और ये पूरा ये वाला कार्बन जाकर के ऑर्थो पे और पैरा पे अटैच हो गया, है ना। क्या प्रोडक्ट बनेगा इसमें, तो यहाँ पे X लगा हुआ है, एक तो बन गया यहाँ पे C डबल बॉन्ड OCH3, दिख रहा है, ये वाला कार्बन अटैच हुआ ऑर्थो पे, और दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा पैरा वाले पे, यहाँ पे X और इस जगह पे C डबल बॉन्ड OCH3, एंड अगेन इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या रहेगा, ये पैरा वाला, दिस वन इज मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, ठीक है, सब याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में क्या रहेगा, तो ये बेंजीन रिंग है, इसमें हेलोजन लगा हुआ है, ठीक है, और इसमें आप अटैक कर दिए HNO3 का, नाइट्रिक एसिड का, इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4, नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4, ठीक है, रिएजेंट याद रखना है। तो यहां पर क्या लगता है वो देखो, यहां पे लगेगा बेंजीन है, यहां पे हेलोजन है, यहां NO2 ग्रुप लगता है, तो एक लग जाएगा ऑर्थो पे और दूसरा वाला लग गया पैरा पे, हेलोजन, यहां पे NO2, और फिर आप लोग को पता ही है कि ये वाला प्रोडक्ट जो है वो है मेजर, मेजर, ठीक है। एंड फोर्थ रिएक्शन इज कॉल्ड सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में क्या है, ये बेंजीन रिंग आया, हेलोजन है लगा हुआ, इसको सीधे बस रिएक्ट कर दो कॉन्क H2SO4 के साथ, और कुछ नहीं। HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4 करेंगे तो नाइट्रेशन हो जाएगा, सिर्फ कॉन्क H2SO4 करेंगे सल्फोनेशन हो जाएगा। तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो ये बेंजीन रिंग हेलोजन लगा हुआ है, एक में ऑर्थो पे लगेगा SO3H, सल्फोनिक एसिड बोलते हैं इसको, और दूसरे केस में ये हेलोजन और पैरा पे लगेगा SO3H, एंड ऑब्वियसली दिस वन इज मेजर। ये सबको ना इग्नोर नहीं करना कि एग्जाम के जस्ट पहले देख लेंगे तो हो जाएगा, अब जो भी चीज आ रहा है उसको याद करते चलो, ठीक है, उसको याद करते चलिए आप कि ये वाला रिएक्शन होने वाला है। फिफ्थ इज हेलोजिनेशन, मतलब एक हेलोजन तो ऑलरेडी है हेलोबेंजीन में, एक और हेलोजन हम लगा देंगे, जैसे ये तो हम लोग थोड़ा देर पहले ऐसे पढ़े भी थे प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेंज में, कि इसमें मान लो कि हम लिख दिए Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, याद आ गया होगा आप लोगों को, या फिर Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3 FeCl3, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें फिर से यहाँ Br लग जाएगा ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे, तो एक प्रोडक्ट बन गया कि ऊपर में जो हेलोबेंजीन है वो तो है ही, एक में इसमें Br लग गया, और दूसरे कंपाउंड में यहाँ पे ऊपर में तो हेलोजन है ही, यहाँ पे लग गया Br, एंड ये दूसरा वाला जो है दिस वन इज मेजर प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट। तो ये 5 हम लोगों को ES रिएक्शन इसमें जानना है, ठीक है। चलो PYQs का बात कर लेते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया है, दोनों का मिक्स्ड PYQs है। इजी क्वेश्चन है, अगर थ्योरी पूरा क्लियर है तो ये सारा सवाल खटखट बनेगा। पहला विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, स्ट्रेट अवे यू कैन टिक दिस ऑप्शन। आपको दिख रहा है क्यों, दोनों ऑर्थो और पैरा पे NO2 लगा हुआ है तो रेट ऑफ एक्शन से फास्ट होगा, ये हम लोग पढ़ चुके, ठीक है। ऑर्डर में से आने के लिए कोई बोल दे तो हम लोग कर लेते कि डी का रेट सबसे आगे होगा, फिर उसके बाद सी का रेट होगा, फिर उसके बाद बी का रेट होगा, और सबसे पीछे ए का रेट होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाले केस में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्लोरोबेंजीन इज रेजिस्टेंट टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रेजिस्टेंट टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सही बात है। हम तो 4 रीजन आप लोगों को बताए थे कि क्यों क्लोरोबेंजीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए, तो ये असर्शन वाला सही है, रूम टेम्परेचर में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रीजन है कार्बन क्लोरीन बॉन्ड जो है इट गेट्स वीकर ड्यू टू रेजोनेंस। बताइए सही है गलत है, ये बिल्कुल गलत लाइन है। रेजोनेंस के वजह से कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, वो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाता है, वीकर नहीं होता है। पीछे पलट करके देखना, अगर नोट्स लिखे हो तो या स्लाइड को पीछे थोड़ा वीडियो करके देख लेना, एक्सप्लेन किए हुए कि रेजोनेंस के वजह से कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड बल्कि स्ट्रॉन्ग होता है, तो रीजन गलत है, दिस इज इनकरेक्ट।
तो कौन सा है भाई, assertion is correct and reason is incorrect, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज why are haloarenes less reactive towards nucleophilic substitution reaction, चार रीजन दिए हैं आप लोग को हम। हाउ डज द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप NO2 ग्रुप at ortho and para position in haloarenes increases the reactivity towards nucleophilic substitution reaction? I guess इसका भी आंसर आप लोग के पास है। पहला वाला तो प्रॉपर रीजन है, दूसरा वाला में NO2 जब लगता है तो क्या होता है ऑर्थो या पैरा पोजीशन में लगाने से कि वो जिस कार्बन पे हेलोजन लगा हुआ है उस कार्बन से इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी को वो कम कर देता है रेजोनेंस के थ्रू। ठीक है, अब उसमें इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी अगर कम हो गया तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक फास्टर हो जाता है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। सब कुछ एक्सप्लेन्ड है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ बात आप लोगों को पता नहीं है। यहां रीजन देना आपको, पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन, क्या फोटो होगा भाई, पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन का सबके दिमाग में बन चुका होगा। पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन इज दिस वन, reacts with aqueous NaOH, okay, reacts with aqueous NaOH at 443 केल्विन। बिल्कुल सही बात है, होता है रिएक्शन, हम लोग यही वाला तापमान लिखे भी थे। टू गिव पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, टू गिव पैरा नाइट्रोफिनॉल, यहां पे Cl की जगह OH, यहां पे NO2, सही बात है, होगा रिएक्शन 443 केल्विन पे। लेकिन कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन इसकी जगह होता, फोटो बना लेना फिर से एग्जाम में, क्लोरोबेंजीन सिंपल अगर होता तो उसके लिए कंडीशन लिखा हुआ है आपको कि 623 केल्विन और 300 ATM, यही ना होता है, ये लगेगा। इसका रीजन बताइए क्यों, कि कंडीशन में इतना अंतर क्यों है? रीजन क्लियर है कि यहां पे NO2 के लगने से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट के लगने से इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम हो गया, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक फास्ट हो गया, तो इतना ज्यादा विग्रस कंडीशंस रिक्वायर्ड नहीं है, एक रिलेटिवली नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन हो सकता है NO2 की वजह से। ठीक है, व्हाई हेलोअरीन्स आर नॉट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, गिव 2 रीजंस। हम तो 4 बता दिए आप लोगों को, यहां 2 ही पूछ रहा है, उसमें से कोई 2 बता दो। ठीक है, अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन 2025 में, हेलोअरीन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये एक ही साल में मल्टीपल क्वेश्चंस आप लोगों को इसलिए दिख रहा है बिकॉज ऑप्शनल क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में कई बार कि भाई या तो ये सवाल बना लो या तो ये सवाल बना लो, तो कई बार ना बेवकूफ बनाता है इसमें। जैसे एक दे दिया आपको मान लो इस तरह का सवाल और एक पे दे दिया इस तरह का सवाल, दोनों का क्वेश्चन का एक्चुअली सिग्निफिकेंस वही है। तो बहुत ज्यादा वो जो ऑप्शन वाला क्वेश्चन होता है ना, दिस वन और दिस वन, चॉइस वाला सवाल, उसमें फंसना नहीं, उसको लेकर कंफर्ट है, मत आ जाना कि भाई चॉइस वाला सवाल आएगा तो कोई एक नहीं दूसरा बना लेंगे। कई बार लैंग्वेज चेंज करके वही वाला सवाल पुटअप कर देता है। ठीक है, व्हाई इज क्लोरोबेंजीन रेजिस्टेंट टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सेम क्वेश्चन। The presence of NO2 group at ortho or para position increases the reactivity of haloarenes towards nucleophilic substitution reaction. Give reason to explain the above statement. पता है अपने को NO2 के आने से ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे रिएक्टिविटी क्यों बढ़ रहा है, सब जानते हैं। देखिए 2024 में भी सवाल पूछा है इसी कॉन्सेप्ट पर, 2025 में भी सवाल पूछा है इसी कॉन्सेप्ट पे, 2023 में भी सवाल पूछा है सेम कॉन्सेप्ट पे। तो आपको दिख रहा है कितना इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हेलोअरीन्स में, लगातार सवाल। फिर 2024 में, व्हाई आर हेलो अल्केन्स मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देन हेलोअरीन्स। क्लियर है, वही चीज है। हेलो अल्केन्स क्या हो गया, जैसे मान लो इसको ले लिए हम, ये हो गया हेलो अल्केन और ये हो गया हेलोअरीन, तो इन दोनों में रिएक्टिविटी इसका ज्यादा क्यों है? आप लोगों को मल्टीपल रीजंस पता है। एक तो भाई ये वाला का हाइब्रिडाइजेशन का अंतर है, दूसरा ये अगर निकल जाएगा तो कार्बोकैटायन जो बनेगा बहुत घटिया बनेगा, और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई इसका जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में, ये वाला रूल तो हर जगह फिट हो जाता है कि लोन पेयर कॉन्जुगेशन में होने की वजह से ये वाला बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, बॉन्ड हो गया मजबूत और इसलिए रिएक्शन में रिएक्टिविटी कम हो गया। ठीक है, देन हेलोअरीन्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर 2023 का सवाल पता है अपने को, 2024 से पूछा है एक्सप्लेन व्हाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब ये थोड़ा सा अंतर हुआ, न्यूक्लियोफिलिक से हट करके कहां पे पहुंच गए हम लोग, इलेक्ट्रोफिलिक पे पहुंच गए। ठीक है, कह रहा है कि इलेक्ट्रोफिलिक जो है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोअरीन्स में अकर स्लोली एंड रिक्वायर मोर ड्रास्टिक कंडीशन एज कंपेयर टू दोज इन बेंजीन। बता तो दिया आप लोगों को ये वाला चीज, बेंजीन के कंपैरिजन में कहां गया जी, थोड़ा सा देख लें कि इसका रीजन कहां है। बेंजीन कह रहा है कि बेंजीन के कंपैरिजन में EAS का जो रेट है वो हेलो बेंजीन वाले केस में कम है, क्योंकि बताए थे ना, देखो ये रहा, बेंजीन में रेट ज्यादा है हेलो बेंजीन से। और क्यों, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन भी आप लोगों को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, क्योंकि इसका इंडक्टिव ज्यादा, तो बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किए, वापस से आप वीडियो को चला के देख सकते हैं। तो वही रीजन है जो यहाँ पे हम एक्सप्लेन किए आप लोग को। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है
क्लोरोबेंजीन को आपको रिएक्ट करना है, ये रिएक्शन पीछे है ही, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन है। क्लोरोबेंजीन को आपको रिएक्ट करना है CH3Cl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। दिस फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, ये CH3 लग जाएगा। कहां कहां लगेगा पता है अपने को, ऑर्थो पे लगेगा और पैरा पे लगेगा। मेजर कौन सा होगा, पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर होगा, ठीक है। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अगेन इलेक्ट्रोफिलिक का सवाल है, ऑफ हेलोअरीन्स पैरा सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव इज द मेजर प्रोडक्ट। क्यों? आई गेस यू नो द रीजन, पीछे बता चुके आप लोगों को कि रेजोनेंस ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी को बराबर बढ़ा रहा है, लेकिन माइनस आई इफेक्ट जो इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है उसमें से, उसके वजह से ऑर्थो से इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी थोड़ा सा कम हो जा रहा है, तो ओवरऑल पैरा पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए पैरा सब्स्टिट्यूट डेरिवेटिव जो है वो बनाएगा मेजर प्रोडक्ट। चलिए ऑलमोस्ट सारा चीज टॉपिक का कंप्लीट हो गया है। बस ये पॉलीहेलोजन कंपाउंड में आपको दो बात याद रखना है जो रिएक्शन एग्जाम में पूछेगा, बहुत फ्रिक्वेंटली एक रिएक्शन पूछता है कि क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, इसको अगर हम लोग O2 से रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है, तो यहां पे प्रोडक्ट बनता है COCl2 विच इज कॉल्ड फॉस्जीन। ये पॉइजनस गैस है, ठीक है, द कंपाउंड इज कॉल्ड फॉस्जीन एंड दिस इज अ पॉइजनस गैस, और साथ में HCl, साथ में HCl। थोड़ा बैलेंस कर लो, यहां पे 2 लग जाएगा, यहां भी 2 लग जाएगा, और यहां भी 2 लग जाएगा, हो गया बैलेंस, ठीक है। इसी रीजन की वजह से क्लोरोफॉर्म को डार्क में स्टोर करके रखा जाता है, बिकॉज लाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फॉस्जीन बन जाएगा। फॉस्जीन कैसा गैस है, पॉइजनस गैस है, ठीक है। एक और चीज है, जैसे फॉस्जीन से मिलता जुलता एक नाम होता है फॉस्फीन, तो कंफ्यूज नहीं होना, फॉस्जीन इज COCl2, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है C डबल बॉन्ड O Cl, और फॉस्फीन जो होता है, फॉस्फीन, दिस इज PH3। बिल्कुल अलग ही कंपाउंड है, बट नाम मिलता जुलता इसलिए हम लिख दिए फॉस्जीन COCl2 एंड फॉस्फीन इज PH3, ठीक है। एक तो ये रिएक्शन पे खूब सारा सवाल पूछता है। दूसरा, एक कंपाउंड होता है हेलोअरीन का DDT का स्ट्रक्चर पे सवाल आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, कार्बन, क्लोरीन, 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 और बगल में CH, और इस पे लगा हुआ है ये कंपाउंड Cl, और यहां पे लगा हुआ है ये वाला कंपाउंड इस तरीके से Cl, ठीक है। ये स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान रखेंगे आप लोग। पूछ सकते हैं ना DDT में बताइए कितना बेंजीन रिंग है, तो 2 बेंजीन रिंग है। पूछेगा DDT में बताइए क्लोरीन कितना है, तो 5 क्लोरीन है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है। जैसे डाइक्लोरो, ये दोनों क्लोरीन का बात हो गया, डाइफिनाइल, ये दोनों फिनाइल का बात हो गया, ट्राइक्लोरो, ये तीनों Cl का बात हो गया, और 2 कार्बन है इसके मेन चेन में, ये कार्बन और ये कार्बन, तो इसलिए इसका वर्ड रूट हो गया इथेन। सो दैट्स इट, वी आर डन विद दिस वीडियो। और अगर आप यहां तक वीडियो को देख रहे हैं तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कौन सा बात आपको इस वीडियो का अच्छा लगा, जिसको हम आगे के वीडियोस में रिपीट करें, और कौन सा बात आपको ऐसा लगा कि मेरे को इंप्रूव करना चाहिए आगे के वीडियोस में, ठीक है। अपने क्लासमेट, बैचमेट के साथ वीडियो को शेयर करो, एंड गुड लक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन।